So, students, everybody knows what is Uniform Civil Code, and we'll try to do a sociological analysis of this issue, which is kind of a political issue and a constitutional prescription in DPSP. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने कहा है कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, ये उनका प्रिस्क्रिप्शन है, और जो कि डीपीएसपी में आपको मिल जाएगा। एंड चीज़ ये है कि हम इसको शॉर्ट में समझेंगे, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट फॉर्म कि what is UCC. UCC is like, see, every religion has their own personal practices and laws or rules related to their marriage, related to divorce, related to their adoption, children adoption, or maybe property transfers. So जो भी फैमिली मैटर्स है या पर्सनल लॉज है उनके, तो उस चीज़ को रिलेट, दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजन इन इंडिया। बेसिकली हिंदू जो कोड बिल है या हिंदू जो मैरिज एक्ट है, ये सारे पर्सनल लॉज हिंदू पर्सनल लॉज को डिनोट करता है। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो उनके अंदर ये जो अपने अपने जो मैरिज के डाइवोर्स के जो रूल्स है, वो हिंदू वाले रूल्स के अलग है उनसे। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करना चाह रहा है कि दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द पर्सनल लॉ इनटू वन प्लेटफॉर्म, और इनको सबको ये हटाकर एक यूनिफॉर्म लॉ बनाकर सबको देना चाह रहा है, ताकि वो सबको सेम लागू हो। ऐसा ना हो कि जैसे ट्रिपल तलाक वाली चीज़ मुस्लिम्स में है, तो फिर वो नॉर्मल डिवोर्स तरीके से नहीं जा सकते। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब वो यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल स्टेट्स, इन टू ऑल रिलीजन, सब पे, सारे लोगों पे ये एक ही लॉ, सिविल वाले लॉज लागू होंगे, पर्सनल लॉज। तो ये लाना चाह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब वो एक्चुअली पहले पोर्चुगीज ने गोवा में लाया था, और रिसेंटली वो उत्तराखंड में भी लागू किया गया है, पर बाकी स्टेट्स में नहीं है वो, ये सिर्फ करंटली इन 2 स्टेट्स में लाया है। तो हम इसका सोशोलॉजिकल एनालिसिस देखेंगे। अब ये जो मैंने थिंकर्स बताए यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने उस पर कुछ कहा है, बट उनका जो पर्सपेक्टिव है वो उस केस में कैसे एनालाइज करता है उस इशू को, वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो विल स्टार्ट इमीडिएटली। सो फर्स्ट, आवर फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं? दे ट्राई टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, and then they divide it into parts, which they try to explain that this part is homogenizing and helping, means this every part has their own role, and this whole means like this whole parts make into one system, and they all bind through one particular force which allows them to bring or to participate or to carry forward that role of that total institution. For example, I'll explain कि हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारा ब्रेन एक काम करता है, हमारा लीवर एक काम करता है, देन स्टमक का एक काम है। तो each and every part has their own function, but overall they help body to run swiftly and very happily. So that this same perspective is given by structural functionalist. They say that structure has their own parts, and that parts or that power, that force which binds them is actually functional. And the first thinker which we are trying to analyze is Emile Durkheim. He talked about collective conscience. So collective conscience is the mutual understanding between the members of the society or that particular community. They have particular understanding of particular issue which they are which they have common understanding. For example, अगर किसी जो कम्युनिटी के लोग हैं, सब में ऐसा है कि भाई शादी में बस मतलब लड़का लड़की, एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा, यहाँ पर पॉलीगैमी नहीं चलेगी या पॉलीएंड्री नहीं चलेगी।
तो दिस इज अ कलेक्टिव कंसाइंस, सब में एक एक समान चीज, एक ही चीज पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं, जैसे मान लो कि हम कभी पार्टी की थीम डिसाइड करते हैं तो उसमें व्हाइट शर्ट पहनेंगे सब लोग, तो ये हमारा कलेक्टिव कॉन्साइंस है कि जो भी पार्टी में आएंगे वो सब लोग सफेद शर्ट पहनेंगे। तो दिस इज कलेक्टिव कॉन्साइंस। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो जो पर्सपेक्टिव है इमाइल दरखैम का, वो ये कहना चाह रहा है कि यूसीसी इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ कलेक्टिव कॉन्साइंस by uniting citizens under common law and promoting solidarity. And also Emile Durkheim talks about mechanical solidarity and organic solidarity. So what is that? कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी मतलब जो पुराने ज़माने में थे, जो पुराने ज़माने मतलब मे बी जो सिंपल सोसाइटीज़ हुआ करती थी एकदम बहुत ज़्यादा सेंचुरीज पहले, तो वहाँ पर कैसा था, तो रिलीजियस लॉज ज़्यादा वहाँ पर हुआ करते थे, उनका ज़्यादा रूल था। और जो डिपेंडेंसी थी या सॉलिडेरिटी थी वो इस पर थी कि एक दूसरे पर वो ज़्यादा निर्भर नहीं थे। वो ऐसा था कि सब अपने अपने पास में रिसोर्सेस इतने रखते थे कि एवरीवन वाज फुलफिल्ड सेल्फ सफिशिएंट। और जो लॉज थे वो बहुत रिप्रेसिव लॉज थे मैकेनिकल सोसाइटी में। जैसे हम सिंपल सोसाइटी में कहते हैं कि जंगली मतलब जो जंगलों में रहते थे तो उनकी लॉज, या फिर हमसे पहले राजा महाराजा के टाइम में अगर किसी ने कुछ गुनाह करा है तो उस केस में क्या करेंगे, वो उसको हाथी के पैर के नीचे वो दबाएंगे या सूली पे चढ़वाएंगे। तो दिस काइंड ऑफ रिप्रेसिव लॉ वाज प्रेजेंट। और रिलीजियस के लॉज या रिलीजियस लोगों का ज़्यादा प्रभाव था उस सोसाइटी में। बट ऑर्गेनिक वाली सोसाइटी मतलब अभी की जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसकी बात कर रहे हैं इमाइल दरखैम। तो अभी के कैसा है कि अभी काफ़ी सारी चीज़ों की, जैसे एजुकेशन हो गया, लॉज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इस सब की यूनिफॉर्मिटी है, कॉमन सबके लिए सारी चीज़ें खुली हुई है और सेम सबके लिए सेम लॉज लागू होते हैं। बट यहाँ पर लॉज के रेस्ट्रिक्टिव लॉ है। अगर मतलब आपने कोई गलती करी तो आपको मौका दिया जाएगा कि जज के सामने आप उस चीज़ को कबूल करो और आपको सुधरने का मौका दिया जाएगा। बट रिप्रेसिव लॉ में वैसा नहीं था, यहाँ सुधरने का कोई गुंजाइश नहीं है, आपको डायरेक्ट डेथ या वो जो सज़ा है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। बट रेस्टिट्यूट लॉ में वैसा नहीं है, दे गिव अ चांस टू इम्प्रूव। सो ये फ़र्क है मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में ऐसा है कि पीपल की डिवीजन ऑफ लेबर है, वो डिवीजन ऑफ लेबर हर एक की अलग अलग एरिया में एक्सपर्टीज है। तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो हर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बन रही है। बट इस केस में वैसा नहीं था। इस केस में मतलब सारे ही लोग अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी थे, तो इसीलिए वहाँ की सॉलिडेरिटी ये मैकेनिकल वाली हो गई। तो ये इमाइल दरखैम वो वाली चीज़ बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यूसीसी के कारण अब मैकेनिकल सॉलिडेरिटी ये ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में चेंज होती दिख रही है। ठीक है। सेकंड थिंकर है हमारे टालकोट पार्सन, उनका फ्रेमवर्क है एजीआईएल वाला। ठीक है। तो ये एजीआईएल फ्रेमवर्क में उसका फुल फॉर्म है, एक्चुअली वो सोशल सिस्टम्स के बारे में बात करते कि उनका भी यही है कि जो अलग अलग पार्ट्स है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो किसके बेसिस पर आए हैं या वो कैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक कॉमन हार्मनी या जो रोल उस इंस्टीट्यूशन का है वो फॉलो करने में वो कैसे मदद करते हैं, ये काम उस अलग अलग पार्ट्स का है। तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि एक एजीआईएल फ्रेमवर्क देते हैं जिससे वो बताते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट मतलब ये छोटा पार्ट है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर एडेप्टेशन कर रहा है या उससे एक गोल दिया गया है वो गोल अटेंड कर रहा है, फिर वो इंटीग्रेट हो रहा है और उससे जो भी स्ट्रेस पैदा होता है उसको वो लेटेंसी से दबा रहा है या फिर उसको ओवरकम कर रहा है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लो हमने ये कर लिया, जैसे नया स्कूल में नया पैटर्न लेके आए, तो पहले क्या होता है कि वो अडेप्ट किया जाता है और उसको एक गोल दिया जाता है कि ये सक्सेस अचीव करना है। उसके बाद वो धीरे धीरे इंटीग्रेट होने लगता है, नॉर्मल उसको लोग अपनाने लगते हैं।
देन उससे कुछ लोग अपनाते नहीं, तो उनमें कुछ मतलब मान ले रेजिस्टेंस पैदा होता है। पर धीरे धीरे कुछ अलग तरीकों से मान लो उसको बाय फोर्स और बाय लव हारमोनी उससे वो ओवरकम किया जाता है वो रेजिस्टेंस। तो ये एजीएल वाला फ्रेमवर्क दिया, उसका फुल फॉर्म ये एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट एंड इंटीग्रेशन और लैटेंसी। तो यहाँ पर यूसीसी भी सेम काम करेगा कि यूसीसी इंटीग्रेशन का काम करेगा। वो क्या करेगा कि जो भी पर्सनल लॉज है, डाइवर्स अलग अलग रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज है, तो उसको वो इकट्ठा लाकर और हार्मोनाइज करेगा और सब में सेम चीजें इक्विलिटी से लागू करेगा। तो एक वैल्यू कंसेंसस बना रहेगा सोसाइटी में, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। तो अलग अलग लॉज रहेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, और एक आदमी दूसरे आदमी को रिलीजन वाइज देखा करेगा। तो यहाँ पर अगर एक ही पर्सनल लॉज है तो काफ़ी चीज़ें एक समान इक्विलिटी पे रहेगी। तो दैट इज़ आर मोटो, सो दैट व्हाट टालकोट पार्सन टॉक्स अबाउट। एंड ऑल्सो इन इमाइल दरखम्स थियोरी एक रिस्क फैक्टर भी यहाँ दिखाई पड़ता है कि दिस यूसीसी कैन ब्रिंग डिसरप्शन टू द एग्जिस्टिंग कल्चरल सॉलिडेरिटी। जो कि करंट हार्मनी या सॉलिडेरिटी है, इसके कारण क्या हो सकता है कि यूसीसी लाने के कारण जो लोग शांत है, जो पीस मेंटेन हुआ है सोसाइटी में, उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। और जैसे कि अब कोई रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं, उनको ऐसा है कि जो कट्टर लोग हैं उनको हमारे रिलीजन के अंदर आपने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो आपने यूसीसी लाकर आप गलत कर रहे हो। तो ऐसी भी चीज़ कोई कह सकता है, तो उससे पीस बिगड़ सकता है, कोई भी मतलब वायलेंस वाली सिचुएशन आ सकती है। तो ये भी बात यहाँ पर इमाइल दरखैम के थियरी में पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। ठीक है, एम एन श्रीनिवास भी यही सेम चीज़ें बात करते हैं कि यूसीसी क्या कर रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन लाने की बात कर रहा है, और जो भी डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी या पर्सनल लॉस की, उसको एकोमोडेट कर रहा है यूसीसी। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देते हैं, जहाँ जहाँ पर हमें हारमोनी नहीं दिखा पड़ रही, बट जहाँ पे वॉयलेंस या कहीं पर मतलब संघर्ष दिखाई पड़ रहा है सारा। तो फर्स्ट ये है कि कार्ल मार्क्स की जो पर्सपेक्टिव है वो क्या बात कर रहा है कि ये जो भी लॉज है, ये लॉज सोसाइटी में वही लोग बना रहे हैं जिनके पास पावर है, और वो मोस्टली बुर्जुआज या रिच क्लास है। तो ये रिच क्लास क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में सारी पावर है, किस कौन सा लॉ बनाना है, कैसा लॉ बनाना है, किस पर लागू होगा, कितने कब से लागू होगा। तो मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ये दिखाया पड़ रहा है कि ये जो भी लॉ है, ये डोमिनेंट कल्चरल ग्रुप के वैल्यूज को इम्पोज कर रहा है। मतलब इस केस में कैसे है कि जो ये लॉ बना रहे हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो वैल्यूज है, वो सब पे लागू करने की कोशिश कर रहा है माइनॉरिटीज पर। ऐसे एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कह रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैसे होगा कि मान लो हिंदू ये मेजोरिटी में है, बाकी जो भी सारी माइनॉरिटीज ये बहुत छोटी संख्या में है, तो फिर ये यहाँ पर हिंदू वैल्यूज प्रस्तावित करने की कोशिश कर रहा है या इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है। सेकेंड इज एंटोनियो ग्राम्स्की। ये भी कल्चरल हेजुमोनी की बात करते हैं। हेजुमोनी क्या होता है, जब आप सॉफ्ट पावर से किसी दूसरे समुदाय पर या लोगों पर उनकी मर्जी के बिना आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, तो उसे हेजिमोनी कहते हैं। तो यहाँ पर वही है कि यूसीसी क्या कर रहा है, ये मेजोरिटेरियन जो कल्चरल हेजुमोनी है, मतलब जो मेजोरिटी लोगों का कल्चर है, वो लॉ की तहत माइनॉरिटी पर लागू करने की या पुश करने की कोशिश कर रही है, जिससे प्लूरलिज्म को धोखा पहुंच रहा है। ऐसे एंटोनियो ग्राम्स्की कहते हैं। ठीक है, सेकेंड थर्ड इज ए आर देसाई, ये जो इंडियन थिंकर है। तो ए आर देसाई कहते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्लास इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट की बात चल रही है। ये यूसीसी तो एक बहाना है, इससे क्या कर रहे हैं लोग, वो पॉलिटिकल कंट्रोल कंसोलिडेट करता है। ये जो मेजोरिटी लोग हैं, ये पॉलिटिकल कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रांग करना चाह रहे हैं अपना यूसीसी के कारण, और ये किसके मॉडर्नाइजेशन के गाइज में दिखाने चाह रहे हैं। मतलब
आगे चेहरा मॉडर्नाइजेशन दिखा रहे कि हमें मॉडर्नाइजेशन लाना है, बट इसके पीछे उनका मोटिव पॉलिटिकल कंट्रोल है, ऐसा AR देसाई कहते हैं। ठीक है, अब आता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव। सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, जो कि ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ें होती है जो सिंबल रिप्रेजेंट करती है, जिसके कारण इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे लैंग्वेज एक सिंबल है, और हम लैंग्वेज को यूज़ कर क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही साइन लैंग्वेज हो गई, या फिर मान लो कि इंडियन फ्लैग ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या बता रहा है, इंडिया की यूनिटी की बात कर रहा है वो। तो ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव बताता है। तो इस केस में हर्बर्ट ब्लूमर हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मैरिज इंस्टीट्यूशन हो गया, या इनहेरिटेंस वाले लॉज हो गए, इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी विरासत में किसको जाएगी, बेटे को जाएगी, बेटी को जाएगी, जो भी है, जो भी उनकी रिलीजन की पर्सनल लॉज। अब जैसे कोई रिलीजन में क्या है कि दोनों बेटों में या बेटियों में इक्वल प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। मुस्लिम्स में कैसा है कि मेजोरिटी जो मेल हायर है, मतलब जो लड़का है उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी जाएगी, और जो लड़की उसको कम जाएगी, या जो विधवा है उसको तो और ही कम जाएगी। तो ऐसी अनइक्वल डिवाइडिंग इनहेरिटेंस लॉज है कुछ कुछ रिलीजन्स में। तो उस केस में उनका अलग एक मीनिंग है, जो कि पहले से चला आ रहा है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, ठीक है, अब तक। बट हर्बर्ट ब्लूमर के पर्सपेक्टिव से ये कहा जा रहा है कि ये जो मीनिंग है, इसको यूसीसी चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ये जो सिंबॉलिक मीनिंग है मैरिज का, इनहेरिटेंस का, इसका रिलीजियस टू सेक्युलर इंस्टीट्यूशन के तहत वो चेंज करवा रहे हैं मीनिंग उसका। क्योंकि बताइए ना कि मैरिज का जो मीनिंग था पहले उस रिलीजन में, उसको ये सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं ना यूसीसी के द्वारा। तो इस पर्सपेक्टिव को सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले बात करते हैं। देन एरविन गॉफमन टॉक्स अबाउट इंप्रेशन मैनेजमेंट। तो इन केस ऑफ यूसीसी, state is trying to project UCC as progressive and modern identity to global and domestic audience. So it is kind of a symbol to show the world that India is progressing and India is developing, India is modernizing through its values. And as US or Europe has uniform laws, कि everybody has same law despite of different religions. So in this case, India or Indian government is trying to project to the world that through UCC we are progressing. So this is an impression management perspective. So this can be written as a criticism in the UCC answer of sociology. ठीक है. Now we'll talk about feminist perspective. The first famous feminist is Simone de Beauvoir. So she talks about patriarchal structures. So in this case, she says that UCC is good because in personal laws like triple talaq or unequal inheritance, women face lot of discrimination, and this kind of UCC laws which brings uniformity is going to dismantle the gender discriminative practices. So in triple talaq, you know that women face lot of discrimination, or they are directly removed or cut off from the marriage bond. So in that case, UCC is trying to bring कि without a proper law or a proper judicial procedure, you cannot divorce your wife or cannot cut off from the inheritance or property or whatever maintenance that an husband should give her. So these laws actually are in favor of women as per feminist perspective. Second is thinker is Nivedita Menon. She talks that we don't want uniformity, that woman doesn't want uniformity, but she wants an equal real equality, because
uniformity still is trying to keep the unequal discrimination whatever is present in laws. मतलब laws में जो currently अनइक्वलनेस है, जहां पर औरतों को फिर भी दबाया जाएगा, जहां पर औरतों को फिर भी कमी प्रॉपर्टी दी जाएगी या उनके साथ कोई ना कोई भेदभाव होगा, तो वो हमें चाहिए नहीं है। हमें लॉ यूनिफॉर्मिटी वाला चीज़ ही चाहिए नहीं, हमें पूरी की पूरी इक्वलिटी चाहिए, ऐसा निवेदिता मेनन का कहना है। और उन्हें मतलब ये कहना है कि आप सारे जो कम्युनिटीज़ की जो वुमेन हैं उनकी वॉइस यहाँ पर रिप्रेजेंट करो, ऐसा निवेदिता मेनन का कहना है। थर्ड इज फ्लेविया एग्निस। वो कहती है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ में आप रिफॉर्म लाइए रादर देन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब वो थोड़ा सा तीसरा पर्सपेक्टिव लाती है यहाँ पर। वो कहती है कि आपने एक यूनिफॉर्म लॉ ना लाकर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो पर्सनल लॉज है आप उसमें रिफॉर्म करिए। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट भी है और इसको थोड़ा नेगेटिवली भी देखा जाएगा कि ये फिर भी मतलब इंडिविजुअल पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है ना इस वाले पर्सपेक्टिव में कि मुस्लिम लोग ये नहीं चाहेंगे कि ये हमारे लॉ में आप रिफॉर्म लाओ, पहली बात तो या तो मतलब वो ये कह सकते कि हम खुद लाएंगे अपने अपने, बट वो शायद खुद से नहीं लाएंगे, वो बस हमें एक दिलासा देंगे कि हम अपने पर्सनल लॉज में रिफॉर्म लाएंगे और आप यूसीसी मत लाओ। बट आई डोंट थिंक सो दैट विल वर्क। इट इज़ बेटर टू ब्रिंग यूसीसी रादर देन बिलीविंग ऑन एनी कम्युनिटी। ठीक है, और ये वुमन वाले पर्सपेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एनी मेल पर्सन। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्नाइजेशन वाला पर्सपेक्टिव और जो सेक्युलराइजेशन की बात भी करता है। अब मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं, वो अलग अलग अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, करिज्मेटिक अथॉरिटी ये वो। तो इस केस में वो क्या कर रहे हैं कि पहले जो पर्सनल लॉज थे वो सारे रिलीजन के इस पे बेस्ड थे। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीजियस अथॉरिटी ये बहुत डोमिनेट करती थी। बट यूसीसी लाकर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम लीगल अथॉरिटी को ज़्यादा पावर दे रहे हैं, ना कि रिलीजन को। तो इन दिस केस ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी आर कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये एक चीज़ हो रही है। और जो ऊपर की चीज़ है कि लीगल रैशनल अथॉरिटी ये रिलीजियस या ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। सो ये पर्सपेक्टिव है वेबरियन वाला पर्सपेक्टिव। सेकेंड इज योगेंद्र सिंह का पर्सपेक्टिव, जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन थ्योरी में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं हम यूसीसी के थ्रू, वो मॉडर्न लॉ मतलब इंडियन प्लूरल जो कल्चर है उसको ब्लेंड करते हुए लाना चाहिए। और वो अच्छी बात है, वो एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। तो आप जब भी यूसीसी का आंसर लिखो तो आप उसमें सपोर्ट में डाल सकते हो योगेंद्र सिंह को, क्योंकि वो हमेशा मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशनल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और उस केस में वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो प्लूरल लॉ कल्चर है उसको ये लॉ बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करता है। थर्ड इज अबाउट रजनी कोठारी। वो डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म की बात करते हैं। उनको कहना है कि ये लॉ तो ला रहे हैं हम, ये ठीक है, और इसको हमने प्लूरलिज्म को हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब ये यूनिफॉर्मिटी लाना तो ठीक बात है, बट इसके कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई माइनॉरिटी रिलीजन को हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं इसके कारण। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। एंड लास्ट इज अम्बेडकर। अम्बेडकर एक्चुअली was the one of the first person to recommend UCC in India। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम दैट रिलीजन shouldn't govern पर्सनल लॉज। उनका ये कहना है कि रिलीजन ने कोई भी अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए पर्सनल लॉज में, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को और लीगल अथॉरिटी को देना चाहिए वो चीज़। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्सनल लॉज होने के कारण, रिलीजन के अंडर होने के कारण यहाँ पर जेंडर इनजस्टिस भी हो रही है और एंटी कास्ट वाले मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। बट यूसीसी आने के कारण ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी।
जेंडर जस्टिस भी आ जाएगा और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। ठीक है। और उनका ये कहना था कि ये यूसीसी को ग्रेजुअली लाना चाहिए और सबकी मतलब कंट्रीब्यूशन और सबकी ओपिनियन के साथ लॉज में रिफॉर्म करके वो लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि वन शॉट सब पे लागू कर देना चाहिए। ठीक है। अब आते पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव और कल्चरल प्लूरिज्म वाला पर्सपेक्टिव। तो ये थोड़ा नेगेटिव या यूसीसी को क्रिटिसाइज करने वाला पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर भीखू पारेख हैं, वो मल्टीकल्चरिज्म की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि यूसीसी लाना तो ठीक बात है, बट यहाँ पर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट ने या जो भी लॉज ने। ठीक है। दूसरा आशीष नंदी है, वो बात करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी लाना तो ठीक बात है, बट यहाँ पर इंडिया में क्या है ना कि अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज़ है छोटी छोटी, उनके अपने तरीके जीने के, उनके अपने पर्सनल लॉज है। अब ट्राइबल के भी अपने अपने पर्सनल लॉज है। कब जैसे कि मान लो जो गारो ट्राइब्स है वहाँ पर खासी जयंतिया मेघालय में, तो वहाँ पर मैट्रियार्की फॉलो की जाती है। ठीक है। तो उस केस में आप यूनिफॉर्मिटी लाओगे तो कहीं ना कहीं उनके लॉस को वहाँ ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और वो थोड़ा सा नेगेटिव टोन में या फिर वॉयलेंट तरीके से ये कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं बाद में टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या उस लॉ को। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें इंडिजिनियस लोगों के लॉज को या उनकी वे ऑफ लाइफ को कहीं धक्का ना पहुंचाए। और उनका ये कहना है कि लीगल प्लूरलिज्म, ये मतलब जो अभी चल आ रहा है कि प्लूरल लॉज है, अलग अलग रिलीजन के अपने अपने पर्सनल लॉज है, ये को एग्जिस्ट हो सकते कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के साथ। मतलब जो चला आ रहा है वो चला जा सकता है आगे भी, अब तक जैसे चला आ रहा है। ये फालतू में यूसीसी लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा आशीष नंदी कहते हैं। तो ये हम क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। अब लास्ट पर्सपेक्टिव है आर के मुखर्जी का, जो कि इंडिजिनियस वैल्यूज की बात करते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो इंडिया में मल्टी डाइवर्स सोसाइटी है और मल्टी कल्चरल वैल्यूज है, मतलब हर एक रिलीजन के हर एक कम्युनिटी के अपने अपने वैल्यूज है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए ये यूसीसी को नहीं लाना चाहिए। और ये यूसीसी ये वेस्टर्न सोसाइटी की देन है और उसका ट्रांसप्लांट होलसेल तरीके से हमारे इंडिया में नहीं करना चाहिए। करना भी है तो उसको थोड़ा सा तोड़िए मरोड़िए और उसको अपने तरीके से उसको डिज़ाइन करिए एंड देन उसको इंडिया में लागू करिए, इम्प्लीमेंट करिए, ऐसा आर के मुखर्जी का कहना है। ठीक है। तो ये था सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ यूसीसी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। ये आपको मतलब अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपको जो रिलीजन वाला टॉपिक है वहाँ पर काम आएगा। देन आपको जो सिस्टम ऑफ किनशिप है वहाँ पर काम आएगा। उसके बाद आपको ये आएगा काम सोशल चेंज वाले चैप्टर में। और ये आएगा ठीक है, ये हो गया पेपर 2 में। पेपर 2 में लॉ एंड सोशल चेंज वाला चैप्टर जो है वहाँ पर आएगा। सिस्टम ऑफ किनशिप वाला चैप्टर वहाँ पर काम आएगा। एंड वुमेन वाला जो ये है लास्ट वाला जो चैप्टर है जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो वो वाला चैप्टर। तो ऐसे अलग अलग जगह उसके एप्लीकेशंस है, तो आप ये वाले पर्सपेक्टिव वहाँ पर डाल सकते हो। वुमेन की मूवमेंट वाला चैप्टर है, वहाँ पर भी आ सकता है ये। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे उसको अप्लाई करना है।
जैसे भी अगर वुमेन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप ये क्रिटिसिज्म वाले या फिर जो इन सपोर्ट यूसीसी के इन सपोर्ट वाले जो है पॉइंट्स या थिंकर्स है पर्सपेक्टिव्स है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।